खाना बदोश बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। इन ईंटों पर म्हारा कोई भी हक ना है, क्यों? मानो ने ताज्जुब भरी कड़वाहट से कहा। उसके अंदर बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानो बोली, हर महीने कुछ और बचत करें, ज्यादा ईंटें बनाएं। तब भी अपना घर नहीं बना सकते? अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी मानो। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? पूरे महीने हाड़ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचे? कुल 80। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जागी। फिर भी घर ना बन पावेगा, सुकिया ने दुखी मन से कहा। अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं, मानो ने उत्साह में भरकर कहा। बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना है, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठेकेदार आता ही होगा, आज पूरब की टांग काटनी है लगार के लिए। सुकिया मानो के सवालों से घबरा गया था। उठकर बाहर जाने लगा। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर, मानो के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल उठे थे। सुकिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरा होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सूबे सिंह किन्नी को शहर भी लेकर जाने लगा था। किन्नी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वो भट्ठे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में शराब पीकर मन की भनड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा रहता था। किन्नी कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थकी, निढाल और मुरझाई हुई। कपड़ों लत्तों की अब कमी नहीं थी। उस रोज सूबे सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किन्नी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था छोटे बाबू मानो को। बात पूरी होने से पहले ही सूबे सिंह ने उसे फटकार दिया था, तुमसे जो कहा गया है वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो, मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार की घिघी बंद गई थी। वो चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा था, मानो छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वो जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी। जसदेव ने भी सुकिया की मनस्थिति को भांप लिया था। वो फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़ाते हुए बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्ठे पर गुजारा था। भट्ठे से अलग उसका कोई वजूद ही नहीं था। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिफर पड़ा था। तुझे किसने बुलाया है? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, जसदेव ने विनम्रता से कहा। क्यों? तू उसका खसम है या उसकी पर चर्बी चढ़ गई है? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। बाबूजी, आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव के बात पूरी करने से पहले ही एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। साले, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक नहीं मिलेंगी राख से, समझा? सूबे सिंह ने उसे धकिया दिया। जसदेव गिर पड़ा था। जब तक वो संभल पाता, लात घूंसों से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुकिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वो दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुकिया गुस्से में कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वो किन्नी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे एक घर चाहिए था पक्की ईंटों का, जहां वो अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था।
जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वो अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुखिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किन्नी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। बीच बीच में हैंडपंप की खंच खंच ध्वनि इस खामोशी में विघ्न डाल रही थी। पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्टे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम आते थे। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेककर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था वो मानो को किन्नी नहीं बनने देगा। मानो भी गुमसुम अपने आप से ही लड़ रही थी। बार बार उसे लग रहा था कि वो सुरक्षित नहीं है। एक सवाल उसे खाए जा रहा था, क्या औरत होने की यही सजा है? वो जानती थी कि सुखिया ऐसा वैसा कुछ नहीं होने देगा। वो महेश की तरह नहीं है। भले ही यह भट्ठा छोड़ना पड़े। भट्ठा छोड़ने के ख्याल से ही वो सिहर उठी। नहीं, भट्ठा नहीं छोड़ना है। उसने अपने आप को आश्वस्त किया, अभी तो पक्की ईंटों का घर बनाना है। मानो रोटियां लेकर बाहर जाने लगी तो सुखिया ने टोका, कहाँ जा रही है? जसदेव भूखा प्यासा पड़ा है, उसे रोटी देने जा रही हूँ। मानो ने सहज भाव से कहा। बामन तेरे हाथ की रोटी खावेगा, अक्ल मारी गई तेरी। सुखिया ने उसे रोकना चाहा। क्यों मेरे हाथ की रोटी में जहर लगा है? मानो ने सवाल किया। पल भर रुककर बोली, बामन नहीं, भट्ठा मजदूर है वो, महारे जैसा। चारों तरफ सन्नाटा था। जसदेव की झोपड़ी में ढिबरी जल रही थी। मानो ने झोपड़ी का दरवाजा ठेला। जी कैसा है? भीतर जाते हुए मानो ने पूछा। जसदेव ने उठने की कोशिश की। उसके मुंह से दर्द की आह निकली। कमबख्त कीड़े पड़ के मरेगा, हाथ पांव टूट टूट कर गिरेंगे। आदमी नहीं, जंगली जानवर है, मानो ने सूबे सिंह को कोसते हुए कहा। जसदेव चुपचाप उसे देख रहा था। ये ले, रोटी खा ले, सुबह से भूखा है। 2 कौर पेट में जाएंगे तो ताकत तो आवेगी बदन में। मानो ने रोटी और गुड़ उसके आगे रख दिया था। जसदेव कुछ अन्ना सा हो गया था। भूख तो उसे लगी थी, लेकिन मन के भीतर कहीं हिचक थी। घर परिवार से बाहर निकले ज्यादा समय नहीं हुआ था। खुद वो कुछ भी बना नहीं पाया था। शरीर का पो टूट रहा था। भूख नहीं है, जसदेव ने बहाना किया। भूख नहीं है या कोई और बात है? मानो ने जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था।